पाक चाइना रिलेशंस, चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी या ब्रीफ ओवरव्यू। किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंट्री की इंटरनल कंडीशंस डिसाइड करती है। जैसी एक कंट्री की इंटरनल कंडीशंस होंगी, उसके अंदरूनी मामला जैसे होंगे, वैसी ही उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी दूसरे ममालिक के साथ। अगर एक ममालिक की जो इंटरनल कंडीशन अच्छी है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, वो सिक्योरिटी वाइज अच्छी है, तो उसके फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे होंगे और उसकी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होगी। अगर उसकी इंटरनल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उसके जो फॉरेन रिलेशंस हैं या फॉरेन पॉलिसी है वो भी वैसी ही होगी। फर्स्ट पॉइंट है चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड चाइनाज रोल इन दी वर्ल्ड वार टू। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुई 1949 में और वर्ल्ड वार टू 1945 के करीब है। तो चाइना पहले ताइवान का हिस्सा समझा जाता था और ये अमेरिका का सपोर्टर था वर्ल्ड वार टू में। जो वर्ल्ड वार टू में अमेरिका और जापान की लड़ाई हुई, वार हुई, उसमें चाइना ने अमेरिका को सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जापान। और वर्ल्ड वार टू के बाद ये सारी कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे ही चाइना रेवोल्यूशन आती है 1949 में, चाइना आज़ाद होता है, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। पहले वो ताइवान का हिस्सा था तो उसकी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि अमेरिका, हर हालत में अमेरिका हमारा दोस्त है। लेकिन जैसे ही वो चाइना में रेवोल्यूशन आई, चाइना आज़ाद हुआ, चाइनाज़ फ्रीडम मिली, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो गई। इसके बाद हमारे पास है कम्युनिस्ट फैक्टर है। दो तरह की पार्टीज़ हैं इस वक्त दुनिया में, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब ये है कि जो, जैसे कि अमेरिका कैपिटलिस्ट है, पाकिस्तान है, इंडिया, ये सारे कैपिटलिज्म पे रिलाई करते हैं, यानी कि जिसने जितना कमाया वो उसी का। कम्युनिस्ट फैक्टर में ये नहीं होता। कम्युनिस्ट फैक्टर में आपका जितना भी बिजनेस वगैरह होता है वो हर चीज़ इसको गवर्नमेंट ऑन करती है और वो आपको सैलरी बेस पे रखती है। यानी कि 3 बंदों को कितने मरले का घर रिक्वायर्ड है, वो उतने ही घर में आपको जगह देगी, ना कि उससे बड़ा कर देगी। यानी कि आपका लिबास, आपका रोज़गार और बाकी सारी चीज़ें किस पे रिलाई करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई करेंगी। तो कम्युनिस्ट फैक्टर, पहले जो चाइना था वो अमेरिका का अलाय था, क्योंकि अमेरिका का अलाय था। जैसे ही चाइना आज़ाद होता है तो वो अलाय किसका बन जाता है, रशिया का। और रशिया क्या है, कम्युनिस्ट पार्ट। लेकिन जो चाइना है ये कम्युनिज़म को सपोर्ट तो करता है, लेकिन टोटली चाइना कम्युनिज़म नहीं है। चाइना पार्शियल कम्युनिज़म है और पार्शियल कैपिटलिज़म में फॉल करता है। तो जैसे ही वर्ल्ड वार टू ख़त्म होती है, चाइना आज़ाद होता है, तो इसके बाद कोल्ड वार, रशिया और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार का सिनेरियो शुरू हो जाता है। और चाइना किसको सपोर्ट करता है, रशिया को सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अमेरिका। चाइना भी एक पार्शियल कम्युनिस्ट है और रशिया टोटल कम्युनिज़म पे रिलाई करता है। पहले जो चाइना का कैपिटल था वो था ताइवान। जैसे वो इससे अलग हुआ तो इसका बीजिंग बन गया। तो जो कोल्ड वार है असल में ये वार है कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म की। कम्युनिज़म कौन है, रशिया, और कैपिटलिज़म क्या है, अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है द रशिया फैक्टर। रशिया फैक्टर क्या है जी, रशिया फैक्टर, रशिया वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और जो अमेरिका ये कैपिटल है। तो चाइना ने रशिया को क्यों चूज़ किया इंस्टेड ऑफ चूजिंग अमेरिका, अमेरिका को क्यों नहीं चूज़ किया। तो चाइना ने कम्युनिज़म को, क्योंकि चाइना अपनी सबसे पहले क्या करना चाहता था, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता था, इकोनॉमी स्टेबल करना चाहता था, इसलिए उसने हाफ कम्युनिज़म को चूज़ किया और हाफ जो पार्शियल है वो कैपिटलिज़म को चूज़ किया। लेकिन वो अलाय किसका रहा, रशिया का ही अलाय रहा। इसके बाद पॉइंट है नॉन हेजमोनिक डिज़ाइन।
चाइना ने जो डिज़ाइन को चूज़ किया वो था नॉन हेजमनिक डिज़ाइन, यानी कि पार्शियल कैपिटलिज्म और पार्शियल कम्युनिज्म। नॉन हेजमनिक का मतलब ये होता है कि चाइना किसी भी स्टेट पे अपनी इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ाएगा, किसी पे भी अपना जो इन्फ्लुएंस है असर व रसूख नहीं क्रिएट करेगा, यानी कि वो किसी भी मुल्क को तंग नहीं करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, इसलिए उसने पार्शियल कम्युनिज्म और पार्शियल कैपिटलिज्म को चूज़ किया जी। चाइना के कुछ नज़रियात हैं जो उसने हमेशा से स्टार्ट से लेके अभी तक चूज़ किए हैं। चाइना ने हमेशा जो मिडल ग्राउंड पैसेज है हमेशा इसको यूज़ किया है। चाइना ने हमेशा सिक्योरिटी पर्पस को दूर चूज़ करने की बजाय उसने बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसलिए उसकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसी है, ना कि सिक्योरिटी ओरिएंटेड पॉलिसी है। चाइना ने इन फैक्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसी को ही क्यों चूज़ किया, उसने सिक्योरिटी ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि उस वक़्त चल रहा था कोल्ड वार का सिनेरियो। कोल्ड वार सिर्फ़ और सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान थी, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। रशिया चाहता था कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बने और अमेरिका भी यही चाहता था कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा अलाय बने, ताकि वो रशिया को जवाब दे सके, और रशिया ये चाहता था कि वो अमेरिका को जवाब दे सके। इसलिए जितने भी ममालिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी कैपिटलिज़्म का हिस्सा बना, ना कि रशिया का कम्युनिज़्म का हिस्सा नहीं बना स्टार्टिंग में, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए था और अमेरिका ने इसे फुली सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। तो चाइना ने बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसी इसलिए चूज़ की कि क्योंकि चाइना स्टार्टेड में बहुत ही एक पुअर कंट्री था। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करना चाहता था, ना कि मुल्क को। फर्स्ट फेज़ ऑफ रिलेशन 1947 टू 1962, 1947 से 1962 का जो पहला चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन कैसे रहे। जैसे ही पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान को फ्रीडम मिलती है इंडिया से, और 1949 में चाइना को फ्रीडम मिलती है ताइवान से, तो पाकिस्तान का स्टार्टिंग बिगनिंग से लेके आज तक जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। एक इकोनॉमी, दूसरी सिक्योरिटी। स्टार्ट से लेके आज तक पाकिस्तान को जिसने भी इकोनॉमी में बूस्ट दिया, यानी कि पाकिस्तान की अमदाद दी, पाकिस्तान को अमदाद दिया, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है इन टर्म ऑफ मनी, और दूसरा सिक्योरिटी में, तो पाकिस्तान हमेशा उसी का ही दोस्त रहा है। जिसने पाकिस्तान को सिक्योरिटी पर्पस या इकोनॉमी पर्पस में सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान उसका अलाय नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान भी एक पुअर कंट्री था, तो पाकिस्तान की भी इकोनॉमी को क्या चाहिए था, बूस्ट चाहिए था। और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुल्क पूरा कर सकता था, वो था अमेरिका। तो पाकिस्तान ने कम्युनिज़्म का फैक्टर चूज़ करने की बजाय रशिया का ब्लॉक, 2 ब्लॉक बने हुए थे, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। रशिया कम्युनिज़्म और अमेरिका कैपिटलिज़्म। पाकिस्तान ने रशिया का ब्लॉक चूज़ करने की बजाय अमेरिका का ब्लॉक चूज़ किया, कैपिटलिज़्म को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान को ऑफ़र ही नहीं करवाई, और अमेरिका की पहली ऑफ़र आते साथ ही पाकिस्तान ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बगैर सोचे समझे कि इसके हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसान होंगे। सिर्फ एक पॉइंट को मद्देनज़र रखा, वो क्या था, इकोनॉमी, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की अमदाद से ही हो सकती है। तो पाकिस्तान ने इसलिए कैपिटलिज़्म को चूज़ किया। तो इस वजह से जो 1947 और 1949 जब चाइना आज़ाद होता है, स्टार्टिंग में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के रिलेशन थे अमेरिका के साथ, इसलिए नेबर कंट्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1949 एंड द रिकॉग्निशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 और चाइना का आज़ाद होना। पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान
अमेरिका अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, कैपिटलिज्म ब्लॉक का हिस्सा है, चाइना कम्युनिज्म ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी, रिलेशन अच्छे ना होने के बावजूद भी, चाइना को इंटरनेशनल फोरम पे एक्सेप्ट कर लेता है, आज़ाद मुल्क एक्सेप्ट करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हम इस नेबर कंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो ये पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर पाकिस्तान चाइना को एज अ फ्री कंट्री एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो चाइना भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो सम हाउ हम जो चाइना को भी कर्टेल कर सकें और हमारे जो रिलेशन ख़राब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के साथ रहें, ये वाली जो साइड है हमारी सिक्योर रहे। तो पर्पज़ सिर्फ यही था। इसी वजह से पाकिस्तान ने चाइना को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके बाद जब अमेरिका को ये पता चला तो अमेरिका ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक का नाम था सीटो और एक का नाम था सेंटो। सीटो बनी 1954 में और सेंटो बनी 1955 में। और असल में ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बाकी ममालिक को सपोर्ट करने की बजाय ये रशिया के ख़िलाफ़ बनाई गई ताकि रशिया को कर्टेल किया जा सके। पाकिस्तान ने जैसे ही अमेरिका ने हमें ऑफ़र करवाई कि आप सीटो का हिस्सा बनो, तो पाकिस्तान ने 1954 में इसे एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद उन्होंने जब ऑफ़र कराई सेंटो का, तो पाकिस्तान ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बाकी ममालिक को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये रशियन फैक्टर को कर्टेल करने के लिए, यानी कि रशिया के ख़िलाफ़ बनाई गई थी। तो एक 1954 में और दूसरी 1955 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा स्टेटमेंट इन कोलंबो कॉन्फ्रेंस 1954। श्रीलंका के अंदर कोलंबो में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे सीटो और सेंटो के तमाम ममालिक आए, जिसमें इंडिया भी आया था। तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने स्टेटमेंट किया थी, उसमें चाइना भी था। उसने बोला कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें इंडिया की अटैचमेंट हो, ताकि हम कम्युनिज़म को कर्टेल कर सकें, हम कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ हो सकें, यानी कि हम कैपिटलिज़म को सपोर्ट करें। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो और सारे रशिया के ख़िलाफ़ लड़ें। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्लाई ना आया 1 साल तक। तो नेक्स्ट ईयर उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था कि रशिया के ख़िलाफ़ हो, मेरा जो रशिया के ख़िलाफ़ मतलब था वो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, ना कि चाइना के ख़िलाफ़। चाइना तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हम चाइना के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। हम ख़िलाफ़ है सिर्फ कम्युनिज़म जो कि रशिया में चल रही है, जिसे सोवियत यूनियन बोला जाता था। जो फर्स्ट फेज़ का लास्ट पॉइंट है उसमें आता है 1962 साइनो इंडियन वार। चाइना और इंडिया की 1962 में जंग होती है और चाइना इस जंग को जीत जाता है। और जैसे जंग जीतते साथ ही उनकी स्टेटमेंट ये आती है कि हम रशिया का पार्ट तो ज़रूर है, लेकिन हम कोल्ड वार का सिनेरियो का हिस्सा नहीं बनना नहीं चाहते। ये जो कोल्ड वार है ये सिर्फ़ और सिर्फ रशिया और अमेरिका इन दोनों के दरमियान है, हम इसका किसी भी तौर हिस्सा नहीं है। हम कम्युनिज़म का ब्लॉक तो ज़रूर है, लेकिन इस जंग का हिस्सा नहीं बनना सकते। जैसे ही चाइना ने इंडिया को हरा दिया इस जंग में, तो पाकिस्तान ने ये रियलाइज़ किया कि ये चाइना तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अगर हमारी इसके साथ दोस्ती अच्छी हो जाती है, हम पैसे अमेरिका से लेते रहेंगे, अमदाद हमें अमेरिका से मिलती रहेगी और सिक्योरिटी हमें चाइना से मिलेगी और हम इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। तो पाकिस्तान ने इसको अपना अलाय बना लिया, दोस्त बना लिया फॉर एवर के लिए, ताकि इंडिया का जवाब दिया जा सके। तो इस दौर में 1962 में आके पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना जंग जीता था इंडिया से। जीतने के बाद पाकिस्तान ने ये रियलाइज़ किया ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है और पाकिस्तान नेबर भी है, तो पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो पाकिस्तान हिस्सा तो कैपिटलिज़म का रहा, लेकिन इसको अपना दोस्त बना लिया।
इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड फेज ऑफ रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट है 1963 बॉर्डर एग्रीमेंट। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुछ बॉर्डर्स थे, वो डिस्प्यूट थे। चाइना कहता था इस पे हमारा कब्जा है और पाकिस्तान कहता था इसमें हमारा है। तो चाइना और पाकिस्तान ने बाहमी रजामंदी से 2 मार्च 1963 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये साइन हुआ कि ये बॉर्डर चाइना का और ये पाकिस्तान का, इस पे हम इसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो बॉर्डर को फिक्स कर दिया गया कि ये हिस्सा, ये इलाका पाकिस्तान का रहेगा और ये इलाका इसका रहेगा। एक बॉर्डर बना दिया गया और ये बाहमी रजामंदी से, ताकि इन फ्यूचर लड़ाई ना हो सके। एयरलाइन ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान 1964 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया चाइना की मदद के साथ, जिसमें PIA ने ऑपरेशन किया चाइना की मदद करने के लिए। तो इस ऑपरेशन में जो PIA वो कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा, और चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन और भी अच्छे हो गए। 1965 इंडो पाक वार एंड सपोर्ट ऑफ चाइना। 1965 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो जाती है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और एंड बाय गिविंग आर्म्स। चाइना ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे बताया कि पाकिस्तान हक पे है और जो इंडिया है वो ना हक है, और हमें बहुत ज़्यादा आर्म्स, असलहा दिया, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया, मुआशी तौर पे भी सपोर्ट किया, ताकि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ सके। और यही हुआ कि 1965 की वार पाकिस्तान आसानी से जीत जाता है। फिर दौर आता है 1971 में भी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है, लेकिन वॉर से पहले जो अमेरिका का हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर जो कि अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी था और रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वो पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया और डिमांड की कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, पाकिस्तान एक इंसाफ परस्त मुल्क बन के चाइना और अमेरिका के दरमियान दोस्ती करवाए और हमारे ताल्लुकात उनसे भी बेहतर हो। पाकिस्तान इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह होती है कि चाइना जो अमेरिका है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है और साथ ही चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। बस एक सपोर्ट और चाहिए थी, वो थी सिक्योरिटी पर्पज़। तो पाकिस्तान ये जानता था कि अगर मैं इस वक्त अमेरिका खुद मदद मांगने आया कि वो सुलह करवाए चाइना के साथ, तो पाकिस्तान ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कि हम आपकी चाइना के साथ सुलह करवा देते हैं, ताल्लुकात को अच्छा करवा देते हैं। हमारी भी एक डिमांड है। पाकिस्तान ने डिमांड ये रखी कि हमें सिक्योरिटी पर्पज़ भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें उसमें भी हेल्प चाहिए, ताकि हम इंडिया के साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छे हो सके, ताकि हमारा जो इंडिया के साथ इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जा सके। सिर्फ़ और सिर्फ दो ममालिक ही ऐसा कर सकते थे, वो चाइना और US। अगर ये दोनों मदद करते तो इंडिया को भी कर्टेल किया जा सकता था, लेकिन हकीकत इसके ऑपोजिट था। अमेरिका इस वक्त अलाय बन चुका था इंडिया का, और वो इंडिया के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी पर्पज़ में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। तो इसलिए अमेरिका ने सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। चाइना ने इकोनॉमिकली भी किया और सिक्योरिटी वाइज भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और दूसरी, अमेरिका चाइना के साथ इस वक्त दोस्ती क्यों करना चाहता था? तो अमेरिका चाइना के साथ इस वक्त रिलेशंस अच्छे इसलिए करना चाहता था ताकि जो अमेरिका का रशिया के साथ कोल्ड वार का सिनेरियो चल रहा है, इसको कर्टेल किया जा सके, इसको कम किया जा सके, और चाइना इस कोल्ड वार का हिस्सा ना बने। और जब चाइना रशिया का हिस्सा ब्लॉक नहीं बनेगा तो अमेरिका इजीली रशिया को डिफीट कर सकेगा। तो चाइना ने
जब अमेरिका ने ये डिमांड रखी तो चाइना ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि चाइना भी यही चाहता था कि वो कोल्ड वार का सिनेरियो ना बने हो। चाइना ने ये वाजिया कर दिया, ना तो मैं अमेरिका का कोल्ड वार में पार्ट बनूंगा और ना ही रशिया का, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, इसलिए मैं आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो इस वक्त चाइना हाफ पार्शियल कम्युनिज़म का हिस्सा बन गया और पार्शियल कैपिटलिज़म का हिस्सा बन गया। इसके बाद जैसे ही हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान से जाते हैं, अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ 1971 में अच्छे हो जाते हैं और 1971 में ही पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है इंडिया के साथ। पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर होती है और हमारे 19,000 आर्मी इंडिया कैप्चर कर लेता है। तो इस वक्त भी चाइना ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की। चाइना ने यूएन में स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर इंडिया 90,000 आर्मी पाकिस्तान को रिटर्न करेगा तो पाकिस्तान और चाइना दोनों बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चाइना ने पाकिस्तान को इस वक्त डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया और इकोनॉमिकली भी किया, सोशली भी किया और यूएन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। और 90,000 जो हमारी आर्मी कैप्चर की हुई थी इंडिया ने, और इंडिया को एक्सेप्ट करवाने की वजह से, बांग्लादेश को एक्सेप्ट करवाने की वजह से उन्होंने हमारी ये 90,000 आर्मी को रिटर्न कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश भी यही चाहता था कि चाइना और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे ताकि इनके दरमियान इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस तरह जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो पहला फेज़ था वो स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा रहा, लेकिन जैसे ही 1962 की वार पाकिस्तान जीतता है, चाइना जीतता है, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। फिर 1965 में वॉर होती है तो पाकिस्तान के रिलेशन तब भी अच्छे होते हैं चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से वॉर जीत जाता है। पहले चाइना जीता फिर पाकिस्तान जीता, लेकिन 1971 की वॉर पाकिस्तान हार जाता है। लेकिन इसमें भी चाइना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग में तो हमारे रिलेशन बहुत बुरे रहे, लेकिन 1962 से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान के रिलेशन अभी तक अच्छे ही चलते आ रहे हैं। तो सेकंड फेज़ वो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप के साथ ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है 1972 से और ये 2010 तक थर्ड फेज़ चलता है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने, पहला पॉइंट है जुल्फ़िकार भुट्टो विजिट टू चाइना एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उन्होंने चाइना को विज़िट किया और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रीड किया। जैसे ही भुट्टो ने चाइनीज़ पॉलिसी को रीड किया तो भुट्टो को चाइनीज़ की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी, इसलिए भुट्टो ने क्या किया, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को ऑप्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये स्टेबल रहे। नेशनलाइजेशन किसे बोलते हैं? नेशनलाइजेशन इसे बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कारोबार थे, बिजनेसमैन थे या जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की मलकियत हो जाएंगी। लोग इसमें काम करेंगे और लोगों को सैलरीज दी जाएंगी। यानी कि जो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ऑन करेगी, गवर्नमेंट चलाएगी और लोगों को सैलरीज देगी, सैलरी पर्पज़ पे रखेगी, ना कि बिजनेसमैन वो चलाएंगे। तो तकरीबन 22 बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो भुट्टो ने कैप्चर की और उनमें चाइनीज़ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई। इसके बाद पॉइंट है स्वेत वार एंड द कन्वर्जेंस पॉइंट। कन्वर्जेंस मीन हम आहंगी कि स्वेत वार यानी कि जो रशिया की बनाई हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं स्वेत यूनियन। जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस में आ जाती है, अफ़गानिस्तान में, ताकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सके। तो जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आती है 1979 में, तो चाइना इस वक्त भी पाकिस्तान को हेल्प करता है, ताकि क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ,
तो रशिया अफ़गानिस्तान से होते हुए कहीं पाकिस्तान में एंटर ना हो जाए, तो इसमें भी चाइना हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद है चाइनीज सपोर्ट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। चाइना ने हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे कि चाइना ने हमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया जिसको बोलते हैं चश्मा। जो पाकिस्तान के अंदर चश्मा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये चाइना ने हमें दिया हुआ है। ये चाइना की ही मदद से लगाया गया। इसके बाद है ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस, ऑब्जर्वर स्टेटस चाइना ने हमें दिया हुआ है। तो पाकिस्तान एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ पीस। 2005 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस। इसके बाद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड का मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो टैरिफ फ्री होगी, उस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। चाइना जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान को भेजेगा, पाकिस्तान उस पर टैक्स या ड्यूटी सरचार्ज नहीं करेगा और ना ही चाइना करेगा। तो 2005 में हमारा एक और एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि दोनों ममालिक बगैर किसी टैक्स के ट्रेड कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसको बोलते हैं फेज़ 4। फेज़ 4 आ शिफ्ट इन चाइनाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विजन। चाइना का 2010 से लेके 2019 तक, जब 2010 में चाइना ये देख लेता है कि वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और इसको कोई भी कंट्री कर्टेल नहीं कर सकता, कोई भी इसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकता। तो चाइना ये सोचते हुए उसका जो जो इसका इकोनमी था, जो यानी कि चाइना इकोनमी के मईशत के लिहाज से पावरफुल था, वो इसी इकोनॉमी को अपने पॉलिटिकल विजन में चेंज कर लेते हैं, सियासी तौर में चेंज कर लेते हैं। चाइना ने अपनी पावर को रखते हुए दुनिया को पैसा दे के उस पर अपना सियासी इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। एशिया के अंदर चाइना का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना की मार्केट सबसे ज़्यादा है। चाइना ने सबसे ज़्यादा जो स्पेंड किया हुआ है इस वक्त, वो पाकिस्तान में स्पेंड किया हुआ है। उसका पॉलिटिकल विजन बहुत सेफ है कि जो इकोनमी है इसको सिक्योर करना है और इकोनमी वाइज इसको सिक्योर करते हुए अपनी सियासत का इन्फ्लुएंस एशिया में डालना है, ताकि एशिया में सिर्फ़ और सिर्फ चाइना का असर और रसूख रहे। फेज़ 4 में चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक संदक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट, चाइना ने एक फर्म बलूचिस्तान के अंदर लगाई गोल्ड की प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं संदक कॉपर प्रोजेक्ट। इसमें से 412 मिलियन टन गोल्ड निकलता है वो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की ही मदद से निकल रहा है। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट चाइना ने लगाया जिसको बोलते हैं संदक कॉपर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, गोल्ड को प्रोड्यूस करना, और ये पर ईयर 412 मिलियन टन गोल्ड इसमें से निकलता है और चाइना इसको बाद में प्योरीफाई करता है। प्योरीफाई करने के बाद वो अपनी कॉस्ट अपने पास रखता है और पाकिस्तान को इसमें से हिस्सा देता है। इसके बाद है PTCL, चाइना की कंपनी है ZTE, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर स्टॉर्म फाइबर का जो नेट है ये चाइनीज़ कंपनी ZTE प्रोवाइड कर रही है, और CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको और अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ कराक्रम हाईवे, जो CPEC का प्रोजेक्ट है उसमें कराक्रम हाईवे को भी अपग्रेड करना है, जो कि चाइना और पाकिस्तान को मिलाती है। इस रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद है स्ट्रेटजिक एंड मिलिट्री पार्टनरशिप, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री अलाइंस है, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी कंबाइन ट्रेनिंग भी हो चुकी है। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान का चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। इसके बाद है स्वात टनल। तो जैसे ये CPEC का और स्वात टनल का जो प्रोजेक्ट है,
ये कंप्लीट होता है। सी पैक $61 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो जैसे ये सी पैक का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता जाएगा तो एशिया के अंदर एक नया चेंज आएगा। एशिया के अंदर जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की ही हुकूमत होगी। और चाइना इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई सिर्फ और पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान चाइना का इस्तेमाल करते हुए, चाइना के साथ अच्छी दोस्ती रखते हुए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रख सकेगा। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, एरियाज दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड पढ़ा, और इसके बाद फोर्थ फेज़ पढ़ा, और इसके बाद जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये एनालिसिस है। तो सबसे पहला जी एनर्जी एंड मिनरल्स है। पाकिस्तान जब चाइना के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, जो सी पैक का मंसूबा चल रहा है, इससे पाकिस्तान को ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन मिलेगी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के में हमारे पास काफ़ी ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, जो चाइना की मदद से हम उसमें से प्रोड्यूस करेंगे, उसको रिफाइनिंग का एक प्रोजेक्ट लगेगा। तो पाकिस्तान को जो एनर्जी वाइज काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। इसके बाद सी पैक और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चीप लेबर मिलेगी, अलाइड इंडस्ट्रीज़ मिलेगी, और टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग्स चाइना कोर्सेज़ करवाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के एरियाज़ के बिलखसूस लोग हैं उनमें स्किल्स पैदा होगी और रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, तूफ़ानी बारिशें, इन मामलात में भी चाइना की पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो चाइना पाकिस्तान को इसमें भी सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो 2008 में पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, तो बिलखसूस जो सियाचिन का इलाका है जो चाइना को लगता है, चाइना ने इसे बहुत जल्द रिकवर कर लिया था। तो चाइना से हम ये लीडरशिप भी सीख सकते हैं, इससे स्किल भी सीख सकते हैं कि डिज़ास्टर में जब ऐसी मुश्किल हो तो उसको मैनेज किस तरह किया जा सके। इसके बाद अब पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देगा चाइना पाकिस्तान के लोगों को कि डिज़ास्टर में आपको क्या करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो डिज़ास्टर सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके। तो जब सी पैक का मंसूबा होगा तो पाकिस्तान की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा कुछ चाइनीज़ की सुपरविजन में रहते हुए बहुत ज़्यादा कुछ सीखेगी। इसके बाद हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना जैसी ही डेवलपमेंट पाकिस्तान में भी कर सकेंगे। इसके बाद है एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग, कि चाइना के पास लेटेस्ट मशीनरी है कि जो फूड को प्रोसेस करने और फूड को सेफ़ और सिक्योर रखने में मदद देती है, ताकि हम इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। चाइना के पास जो फूड की एक लेबॉर्ट्री है जिसे बोलते हैं R&D कोलैबोरेशन, जिसमें वो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, और पाकिस्तान को भी इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। इसके बाद है बर्निशिंग टूरिज़म इन पाकिस्तान। चाइना के लोग पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए आते हैं, जबकि चाइना की अपनी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो 3.94 ट्रिलियन युआन की है। यानी कि चाइना पर ईयर 3.94 ट्रिलियन युआन सिर्फ टूरिज़म से कमाता है। तो पाकिस्तान चाइना से ये सीखेगा कि टूरिज़म में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कमाया जा सकता है। और चाइना के 2.25 मिलियन लोग सिर्फ टूरिज़म के शोबे से मुंसलिक हैं, वो इसी से कमाते हैं। ये फैक्टर पाकिस्तान को टूरिज़म को एक्सप्लोर करने, टूरिज़म के मौके बढ़ाने में मदद देगा। इसके बाद पॉइंट है बायलेटरल एंड ट्रांजिट ट्रेड। चाइना की जो बायलेटरल ट्रेड है, $25 बिलियन की जो चाइना ट्रेड करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, जबकि इंडिया के साथ $90 बिलियन की ट्रेड है चाइना की। तो
हमें जो हम जितनी ज़्यादा चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ने से हम जो ट्रेड की खसूसियात हैं, उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके जो हिडन पॉइंट्स हैं, जब हमारी लेबर चाइना से सीखेगी तो फिर वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा के यहाँ पे चीज़ों को ग्रो अप करेगी। ग्रो अप करने के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू आने से हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर मिलेगा। लास्ट स्लाइड हमारे पास रीजंस बिहाइंड स्मॉल ट्रेड, यानी कि जो स्मॉल ट्रेड के पीछे रीजंस क्या हैं। यानी कि पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क होने के बावजूद ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं पाकिस्तान के रास्ते में, कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा रेवेन्यू इस वक्त नहीं कमा रहा। तो सबसे पहली जो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक है उसका जो माइंड है वो यही है कि हम एक हाई क्लास से हम पहले से ही अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं। तो लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने की या इस मुसीबतों में फंसने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि पाकिस्तान का जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ब्यूरोक्रेट की वजह से। इसके बाद नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी फुली फंक्शनल नहीं किया गया। इसके बाद है कराची एनर्जी, जो कराची के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्ट चीज़ें हैं, जो कूड़ादान बने हुए हैं, इसको दूर करने के लिए चाइना ने अपनी कंपनी लगाई कराची के अंदर और ये कहा कि 3 से 4 माह में हम कराची का सारा कचरे को ख़त्म कर देंगे और कराची को एक मॉडल सिटी बना देंगे। जबकि जो सिंध, जैसे वो कंपनी कराची में आई तो जो सिंध की गवर्नमेंट है उन्होंने डिमांड की कि हमें भाई इस कंपनी से टैक्स चाहिए, तो वो कंपनी कराची छोड़ के वापस चली गई। इसके बाद है एक्सट्रीमिज़म एलिमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म एलिमेंट है कि यानी कि जो पंजाब के इलाके हैं वो पंजाब को प्रेफर करते हैं, सिंध के वाले सिंध को प्रेफर करते हैं। जब भी कोई चाइना की कंपनी पाकिस्तान में लगती है तो पाकिस्तान पहले तो उसे बुला लेता है कि आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, बाद में उनसे टैक्स का डिमांड करते हैं। जैसे वो टैक्स का डिमांड करते हैं तो वो चले जाते हैं। हालांकि पहले हमारा एग्रीमेंट 2005 में हो चुका है कि हम किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, ना ट्रेड पे ना किसी कंपनी पे। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने वेस्ट प्रोजेक्ट की जो कंपनी चाइना ने लगाई थी उससे टैक्स की डिमांड की तो वो कंपनी कराची छोड़ के भाग गई। तो ये एलिमेंट्स कुछ हैं। इसके बाद है पुअर नॉलेज ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर्स। जो चाइना के प्राइवेट सेक्टर हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके पास नॉलेज बहुत महदूद है। वो सैलरी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ बिजनेस पे। अ प्रीवेलेंट मिथ ऑफ डेब्ट ट्रेड। पाकिस्तानी लोगों का जहन पहले से ही बना हुआ है कि जैसे ये सीपेक एक बहुत डेब्ट ट्रैप्ट है कि अगर हम चाइना से इतना लोन ले लेंगे $61 बिलियन हम सीपेक पे लगा देंगे तो पाकिस्तान कैसे कमाएगा। और ये जो $61 बिलियन है पाकिस्तान इसको किस तरह से रिटर्न करेगा, ये एक मिथ है और ये समहाउ कुछ ना कुछ ट्रू भी है कि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ मुल्क है। तो वो चाइना का जो $61 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है लगाया हुआ है सीपेक का, उसको ये रिटर्न कैसे करेगा। और पाकिस्तान के लोगों का ये जहन बन चुका है और पाकिस्तान का जो नॉलेज है वो सैलरीज बेस पे ज़्यादा है, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनको रन कैसे करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कमाया जा सकता है। ये प्रीवेलेंट मिथ है, यानी कि पहले से ही जहन हमारे उस तरह के ख्याल हो चुके हैं कि ये हमें मुनाफा नहीं देगा। इसी वजह से हमारे जो लोग हैं, जो चाइनीज़ की कंपनीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देर लगाते हैं या कोई ना कोई उन पे बहाना वगैरह लगा देते हैं।
कि ताकि चाइना की कंपनी पाकिस्तान में काम ना करे बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज़ लगें, जबकि हमारी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना।